नमस्कार साथियों। पहले हमने योग परिचय के बारे में जाना। तत्पश्चात हमने अष्टांग योग के बारे में जाना, जो 8 अंग हैं योग के, उनके बारे में जाना। अभी हम जानेंगे योग का महत्व, नियम और वर्गीकरण। इससे पहले हम योग के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि जो योग है वो अंतर्बाह्य क्रियाओं को करने के लिए है। अर्थात यदि हम केवल मन के लिए योग करते हैं और शरीर के लिए नहीं, तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, और शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। और यदि शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ नहीं है, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा पहले मन और तन, शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहने चाहिए। तो इसके लिए हमें आसन, योगासन करना है। अब हमारा अब इसी के बारे में यूनानियों का भी एक सिद्धांत रहा है। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। सही कहते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो स्वस्थ मन नहीं होगा, और यदि दोनों स्वस्थ नहीं होंगे तो हम जो दैनिक क्रियाएं हैं उनको अच्छे प्रकार से नहीं कर सकते हैं, किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं, और हम आगे जीवन भी नहीं जी सकते हैं। तो ये होना ज़रूरी है। और हमारे अंदर जो गंदगी है, मलमूत्र है, वो 7 द्वारों से बाहर निकलता है। वो कौन कौन से 7 द्वार हैं? हमारे नासिका के 2 छिद्र, एक हमारे आँखों के 2 छिद्र यहाँ से निकलते हैं, 2 हमारे दोनों कानों के छिद्र, 3 और मुँह 4, और हमारा गुदा 5, जननेंद्रिय 6 और त्वचा 7। यहाँ से हमारे जो मलमूत्र है, गंदगी है, वो निकलते हैं। और यदि वो ना निकले तो बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमें योगासन करना चाहिए, जिससे पसीना अधिक से अधिक निकलता है और हीट उत्पन्न होता है, और उससे मलमूत्र सही ढंग से निकल आता है। क्योंकि योग आसन में बहुत प्रकार से बॉडी को मोड़ते हैं, बहुत प्रकार के आसन करते हैं, उससे जहाँ भी जमा होता है मलमूत्र, जहाँ भी गंदगी जमी होती है, वो अपने अपने द्वार से निकल आता है। तो इसलिए हमको क्या करना है? योगासन करना है। अब है हमारा क्या? महत्व। तो अब हम महत्व के बारे में जानेंगे। महत्व: योगासन पद्धति अन्य व्यायाम पद्धतियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। कैसे है? इसके निम्नलिखित कारण है। जैसे हमारा पहला कारण क्या है? हमारा पहला कारण कि व्यायाम करने से हमारे सभी अंगों का व्यायाम नहीं हो पाता है, और योग आसन से प्रत्येक अंग, आंतरिक अंगों का भी व्यायाम हो जाता है। जैसे हम व्यायाम कोई करते हैं, जैसे जिम मान लीजिए, तो हम केवल लेग्स का करेंगे तो बस उसी का होगा। और यदि हम सूर्य नमस्कार ही करते हैं, चंद्र नमस्कार करते हैं, भूमि नमस्कार करते हैं, तो उससे हमारे पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है, अर्थात व्यायाम हो जाता है सभी का। तो नंबर 1 हो गया। नंबर दूसरा, हमें इसके लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, कम जगह में हम कर सकते हैं। और और हमारा दूसरा है, कम जगह में कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी जगह नहीं चाहिए, बहुत सारे साधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसमें अन्य खेलों की भांति बहुत सारे खिलाड़ियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इसमें अकेले ही कर सकते हैं। नंबर चौथा है, व्यायाम की अन्य पद्धतियों की अपेक्षा योगासन का प्रभाव मन और इंद्रियों पर अधिक पड़ता है, और इस कारण मन और इंद्रियों को वश में रखने की व्यक्ति की आंतरिक शक्ति का विकास होता है। अब हमारा 5वां है, योगासन में अधिक आहार लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए विशेष खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा हमको। नंबर 6 है, योगासन के द्वारा मल और अन्य विकृतियाँ भली भांति बाहर निकल सकती हैं, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और शरीर रोग मुक्त रहता है। तो मैंने बताया ना, हमारे 7 जो द्वार हैं वो मलमूत्र उधर से निकलते हैं, और यदि योग आसन करते हैं तो हम अच्छे प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं, और मलमूत्र जो है वो हमेशा निकलता रहेगा, और हम जिससे स्वस्थ रहेंगे। अब हमारा 7वां है, योगासन से शरीर लचीला, फ्लेक्सिबल बनता है,
और इससे शरीर में स्फूर्ति आती है, काम करने की शक्ति बढ़ती है तथा युवावस्था अधिक समय तक बनी रहती है। ये भी इसके बेनिफिट्स हैं। देखना, पहले जो योगा करता है उसके चेहरे में एक अलग ही चमक रहती है और वो उसकी एज बहुत होती है मगर उसकी एज दिखती नहीं है। लगता है वो, मान लो वो 35 का है, वो आपको लगेगा 35 का नहीं, 25 का लगेगा। तो 35 और 25 मीन्स 10 ईयर का फ़र्क योगासन करने से। अब आगे, भिन्न भिन्न योगासनों द्वारा शरीर की भिन्न भिन्न के केशिकाओं का रक्त शीघ्रता पूर्वक शुद्ध किया जा सकता है। अब अन्य प्रकार के बहुत सारे आसन हैं, व्यायाम हैं, उनको करने से जो हमारा रक्त संचार है वो तेज़ी से बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो हमको ही लाभ है उससे, से किसी का है उससे बेनिफिट्स है। अब 8वां 9वां है, योगासन और प्राणायाम से फेफड़ों के संकुचन और प्रसारण की शक्ति बढ़ती है। इससे जो हमारे फेफड़े हैं उनकी संकुचन और प्रसारण की शक्ति बढ़ती है। जो नहीं करते हैं उनको देखना, कई रोग हो जाते हैं, हृदय रोग हो जाता है, क्षय रोग हो जाता है, कई कई सारे रोग हो जाते हैं। तो जो करते हैं तो उनको बेनिफिट्स हैं। हृदय के संकुचन और प्रसारण की शक्ति बढ़ जाती है, तो पंपिंग अच्छे से करता है, तो ब्लड कभी भी रुकता नहीं। हृदय रोग से संबंधित कोई रोग नहीं होते हैं हृदय से संबंधित। व्यायाम करने से फलस्वरूप रक्त अधिक मात्रा में शुद्ध होता है, और यदि रक्त शुद्ध है तो कोई बीमारी नहीं होती। यदि रक्त शुद्ध नहीं तो मलेरिया जैसे, डेंगू जैसे कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो योगा करने से ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यौवन और स्वास्थ्य मेरुदंड के लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी पर निर्भर होता है। आसन द्वारा मेरुदंड को लचीला रखा जा सकता है। यदि हम आसन करते हैं तो हम फ्लैक्सिबल, लचीला, हमारी बॉडी लचीली रहती है, हमारे मेरुदंड लचीले रहती है, हम कैसे भी मुड़ सकते हैं। और ये भी बेनिफिट है, यदि हम कभी गिर गए अचानक तो हम यदि योगा करते हैं तो हमारी इतनी फ्लैक्सिबल हमारी बॉडी होगी कि हमारी हड्डियाँ टूटेंगी नहीं। और यदि हम नहीं करते हैं कुछ भी आसन, हमारा शरीर मुड़ता नहीं है और यदि कहीं गिर गए तो कड़ाक से टूट जाएगी। तो ये भी बेनिफिट है। अब है हमारा 11वां, योगासन करते समय बहुत ही कम शक्ति क्षीण होती है, फलतः थकान कम लगती है। इसलिए योगासन को अहिंसक क्रिया कहा जाता है। मतलब इसमें हमारी शक्ति बहुत कम क्षीण होती है। कोई व्यायाम करो, जिम करो, उसमें कितनी सारी एनर्जी लॉस हो जाती है, तो वो हिंसक है। और ये अहिंसक है क्योंकि इसमें हैप्पीनेस रहते हैं, रिलैक्सेशन मिलता है और इसमें हमको आनंद आता है, और उसमें बॉडी पूरी एनर्जी लॉस फील करती है यदि हम जिम करते हैं तो, और इसमें एनर्जेटिक महसूस करती है। तो ये अहिंसक योगासन के अंतर्गत आएगा, क्रिया के अंतर्गत आएगा। 12वां, योगासन व्यक्ति को चरित्रवान बनाता है। जो योग करता है वो चरित्रवान बनता है। कैसे? अब योगासन तो कर रहा है, अब योगासन के साथ साथ वो आध्यात्मिक जो नॉलेज है, थ्योरी है, उसको भी सीखता है। तो जैसे मैं भी बता रहा हूँ, पहले अष्टांग योग इत्यादि के बारे में बताया, तो इससे वो चरित्रवान भी बनता है। और योगासन करने वाला स्वाध्याय भी करता है, समय का सदुपयोग करता है, और करना चाहिए। ठीक है। अब है हमारा 13वां, योगासन से मन शांति का अनुभव करता है। इस कारण मानसिक शक्ति बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है। बहुत सारे योगासन हैं ऐसे जो बुद्धि के विकास के लिए भी हैं। शांति मिलती है, मेडिटेशन करते हैं उससे शांति मिलती है हमको, और शांति मिलने से हमारा फोकस बढ़ता है, हमारे जो स्मरण शक्ति वो बढ़ती है। तो योगासन की बेनिफिट ही बेनिफिट है। अब है हमारा 14वां, योगासन से शरीर की विभिन्न ग्रंथियों को जागृत किया जा सकता है, जिससे उनमें अपेक्षित मात्रा में रस उत्पन्न होता है, और यही रस रक्त में मिलकर शरीर का संतुलित विकास करता है। तो योगासन करने से बहुत सारी ग्रंथियां हैं तो वो ओपन हो जाती हैं, जहाँ से रस उत्पन्न होता है वो रक्त में मिल जाता है, तो हमारे शरीर का विकास होता है और ऊर्जावान महसूस करता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। 15वां नंबर है हमारा, योगासन और प्राणायाम से कब्ज, वायु, गैस, मधुमेह, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, हर्निया, सिर दर्द आदि रोग मिटाए जा सकते हैं। तो देखिए कितने सारे रोग भी मिटाए जा सकते हैं योगासन से। तो योगा जो है ये बहुत ही बेनिफिट है हर एक चीज़ के लिए। और आगे तो मैं बताऊंगा, ऐसे ऐसे आसन करके दिखाऊंगा,
ऐसे ऐसे आसन करके और उनके बेनिफिट्स बताऊंगा, जिससे आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि हर आसन का हर एक बेनिफिट्स है और हर एक रोग का हर एक आसन भी है। और आगे हम लेकर के आएंगे वीडियो। मैं सोच रहा हूँ कि यदि रिस्पॉन्स आता है आप लोगों को तो मैं चरक संहिता को भी स्टडी करके आप लोगों के समक्ष पेश करूँगा। उसमें बहुत सारे रोग निवारण करने के लिए जड़ी बूटियों से निर्मित दवाइयाँ भी हैं, जो आगे चल के हम आप लोगों को बताएंगे किसके लिए क्या यूज करना है, कौन सा आसन करना है और कौन सी चरक संहिता के द्वारा जो जड़ी बूटी है दवा है वो कौन सी लेनी है। तो ये सभी चीज़ें हम बताएंगे। तो आगे है, योगासन द्वारा शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ बौद्धिक और आत्मिक विकास भी संभव है। तो मैंने बता दिया, मानसिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी होता है, इससे तनाव इत्यादि नहीं होता, बहुत सारे बेनिफिट्स। अब 17वां, बड़ी उम्र के स्त्री पुरुष भी योगासन कर सकते हैं। यह पूर्णतः भारतीय व्यायाम पद्धति है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक यह पद्धति अपनाई थी। फलस्वरूप वे लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे इसी को करके। हमारे ऋषि मुनियों ने योगासन को प्रेफरेंस दिया और भारतीय कल्चर को प्रेफरेंस दिया और भारतीय शास्त्रों पर आश्रित रहे और जड़ी बूटियों पर आश्रित रहे। वो अंग्रेजी दवाइयाँ उस समय नहीं चलती थी, तो कैसे इलाज करते थे, ऐसे ही करते थे। अब आगे है 18वां बेनिफिट। देखिए, योगासन से हृदय तथा ज्ञान तंत्र सशक्त होते हैं और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। चित्त को शांति मिलती है। योगासन के अभ्यास से, ये 19वां है, योगासन के अभ्यास से शरीर एवं मन को कम समय में काफ़ी आराम मिलता है। नींद से भी अधिक आराम सही ढंग से किया हुआ शवासन प्रदान करता है। देखिए, आसनों में एक आसन है शवासन। यदि शवासन कोई करता है सही ढंग से तो वो यदि 2 घंटे की नींद लिया है ना और 4 घंटे की नींद चाहिए, तो शवासन यदि आधा घंटा करता है या 20 मिनट करता है, वो 4 घंटे की नींद ले सकता है। जितने वो सोने में रिलैक्सेशन फील करता है 2 घंटे में, वो 20 मिनट में अर्जित कर सकता है। तो देखिए कितने बेनिफिट्स हैं आसनों में। अब है 20वां, नियमित रूप से योगासन करने वाले व्यक्ति के शरीर में किसी तरह की अशुद्धि नहीं रहती, इसलिए उसका मन सदा शांत प्रसन्न रहता है। अशुद्धि नहीं रहती इसलिए शांत रहता है, प्रसन्न रहता है मन। अब उपयोगी सूचनाएं देखते हैं हम। योगासनों से पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सूचनाओं का पालन करना लाभदायक है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 है, योगासन प्रातःकाल शौच क्रिया से निवृत्त होने के बाद करने चाहिए। ये तो सही है। यदि शौच क्रिया नहीं करते हैं तो उसका बेनिफिट्स बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ऊपर से हानियाँ ही हानियाँ हैं। यदि स्नान करने के बाद योगासन किए जाएं तो और भी अच्छा है। अब स्नान करने के बाद क्यों? कोई लोग बोलेंगे कि स्नान हम करने के बाद करेंगे, पसीना आएगा, बदबू मारेगा, तो फिर हमको नहाना पड़ेगा। तो स्नान करने के बाद आसन करने का बेनिफिट यह है कि हमारे सारे रंध्र जो हैं, छिद्र हैं जो, वो ओपन हो जाते हैं और उससे जो हमारा गंदगी है अंदर की पसीने के रूप में बाहर निकल जाती है और ज़्यादा निकलती है। तो आसन हमको स्नान करने के बाद करते हैं तो और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और है हमारा आगे, क्योंकि स्नान से शरीर हल्का और स्फूर्ति युक्त बनता है, क्योंकि हल्का हो जाता है, रिलैक्स फील होता है स्नान करने के बाद, तो आसन करने में और भी आनंद आएगा। साथ ही योगासन सरलता से किए जा सकते हैं। योगासन के बाद स्नान करना हो तो ठंडे पानी का उपयोग न गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए। गर्म पानी का उपयोग करना है, क्योंकि आसन करने के बाद में आएंगे आपका जो बॉडी वो हीट होगी और जो स्वेट होगा वो गर्म पानी से, गुनगुने पानी से निकल जाएगा सब, तो वो करना है आपको, गर्म पानी से स्नान। आगे है हमारा, संध्या काल में भोजन से पूर्व भी योगासन किए जा सकते हैं। जिसको प्रातः करना है प्रातः करे, शाम में करना है तो शाम में भी संध्या भोजन आदि से पूर्व कर सकता है खाली पेट।
योगासन करने की जगह समतल, स्वच्छ, हवादार, प्रकाश युक्त और शांत होनी चाहिए। भूमि पर दरी या आसन बिछाकर योगासन करने चाहिए। ठीक है, शांत होना चाहिए, जहाँ पे करेंगे एकांत होना चाहिए, भूमि समतल होना चाहिए, दरी इत्यादि बिछा करके आसन कर सकते हैं। योगासन करते समय मौसम के अनुसार पोशाक पहननी चाहिए। जैसे ठंडी में करना है तो ठंडियों में कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो ठिठुर जाएगा। गर्मियों में तो गर्मियों के कपड़े पहनने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो गर्मी बहुत लगेगी। तो मौसम के अनुसार हमको कपड़े पहन के आसन कर सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि हमको विदाउट वस्त्र ही करना है, ऐसा नहीं है। ओके। पुरुषों के लिए लंगोट या जांघिया और हाफ पैंट तथा स्त्रियों के लिए पंजाबी ड्रेस अथवा स्लैक्स विशेष अनुकूल रहता है। जो पुरुष हैं वो लंगोट पहन सकते हैं, सपोर्टर पहन सकते हैं इत्यादि, और जो लड़कियां हैं वो पंजाबी सूट जो होता है वो पहन सकते हैं। ठीक है, आगे। योगासन करते समय बातचीत न करें। योगासन करने वाले व्यक्ति का ध्यान सांस और शरीर के उन अंगों पर केंद्रित होना चाहिए जिन पर योगासन करने से जोर पड़ता है। यदि योगासन एकाग्रता से किए जाएं तो शारीरिक और मानसिक लाभ अधिक होता है। तो योगासन करते समय में हमको सांस पर ध्यान देना है और जिस अंग के लिए योगासन कर रहे हैं उस पर फोकस रखना है। इससे हमको बहुत सारा बेनिफिट होता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। ओके, आगे। योगासन प्रारंभ करने से पूर्व शवासन कर श्वास और शरीर मन शांत करना चाहिए। योगासन करने से पूर्व हमको शवासन करना चाहिए और मन को शांत करना चाहिए। इसके बाद में स्टार्ट करना चाहिए आसन। ओके, आगे है। प्रारंभ में कठिन लगने वाली कुछ यौगिक क्रियाओं को धैर्यपूर्वक अभ्यास करने से सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए साधक को धैर्य और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। कठिन लगेंगे शुरुआत में जो आसन करेंगे, मगर धीरे धीरे आराम से धैर्य के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लाभ मिलेगा। एकदम में करेंगे कोई नस चढ़ जाएगी, कोई दिक्कत हो जाएगी, इंजरिटी हो जाएगी, तो आराम से धीरे धीरे करेंगे। मैं आगे बताऊंगा, आसन भी बताऊंगा। योगासन अहिंसक क्रिया है। पहले बताया था योगासन अहिंसक क्रिया है, इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती। अन्य व्यायाम जिम में एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है, इसलिए झटके के साथ या बल प्रयोग कर कोई आसन ना करें, क्योंकि अहिंसक है। हमको हिंसा नहीं करना है अपने बॉडी के साथ, तो झटके में नहीं करना है, बहुत ही आराम से करना है, रिलैक्स फील करते हुए करना है। श्वास को धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है, ये सब चीज़ें। योगासनों का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में लचीलापन उत्पन्न होगा और थोड़े ही समय में सरलता से आसन की पूर्ण स्थिति प्राप्त की जा सकेगी। योगासन की संख्या जो वो धीरे धीरे बढ़ाना है। पहले एक योगासन करना है, फिर धीरे धीरे दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा करना है, ऐसे संख्या बढ़ाते जाना है। और ऐसे करते करते हमारी जो बॉडी वो लचीलापन को प्राप्त होगी और सारे के सारे आसन हम एक समय में कर पाएंगे। ठीक है, योगासन नियमित करना आवश्यक है। बहुत अनियमित योगाभ्यास हानि भी पहुंचा सकता है। नियमित करना है, अनियमित नहीं करना है। ठीक है, ये तो हानि भी पहुंचा सकता है। योगासन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसका संबंध शरीर के अंतर्बाह्य भागों से है। इसलिए किसी जानकार व्यक्ति से विधि पूर्वक सीखने के बाद ही आसन करने चाहिए। अपने आप कोई भी आसन नहीं करना चाहिए। आपको पता नहीं है कैसे करना है आसन और आप स्टार्ट कर दिए, हाथ की पोजीशन क्या रखनी है, पैरों की पोजीशन क्या रखनी है, आपको श्वास कब लेना है, कब छोड़ना है, कहाँ कितना होल्ड करके रखना है, ये सब चीज़ें नहीं पता है और आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट की जगह आपको हानि भी सहनी पड़ सकती है। तो इसलिए मैं इसमें बताऊंगा प्रत्येक आसन को कैसे करना है, कब तक होल्ड रखना है, कब सांस लेना है, कब छोड़ना है, हर एक चीज़ बताऊंगा। बेधड़क रहिए और आप सीखते रहिए और देख करके मेरे वीडियोस को ही आपको डेली अभ्यास करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
योगासन करने वाले व्यक्ति को यथासंभव हल्का भोजन करना चाहिए ताकि शरीर हल्का फुल्का रहे। हल्का भोजन करना ताकि हल्का फुल्का रहे, आप आसन अच्छे से कर सको। जटिल रोगों या ज्वर में योगासन ना करें। यदि कोई रोग है आपको जटिल, तो तब योगासन नहीं करें। महिलाओं को गर्भ धारण करने के 4 महीने के बाद, प्रसूति के पश्चात 3 महीने तक और मासिक धर्म के समय योगासन नहीं करने चाहिए। जिन आसनों में पूरे शरीर का वजन हाथ के स्नायुओं पर उठाना पड़ता हो, ऐसे आसन स्त्री साधकों को बिना अभ्यास के नहीं करने चाहिए। तो जो आसन है प्रसूति को नहीं, गर्भधारण 4 महीने के बाद नहीं, और किसको नहीं, जटिल कोई रोग है तो उसको नहीं, और स्त्रियों को शुरुआत में जो हाथों में बल देते हैं वो आसन नहीं करना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है योगासनों की संख्या और उनकी अवधि में धीरे धीरे वृद्धि करें। पहले ही दिन अधिक आसन कर डालने का प्रयास ना करें। पहले भी बताया, पहले दिन सारे आसन कर डालेंगे तो आपको बहुत सारे हानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो धीरे धीरे संख्या को बढ़ाएं अभ्यास करते हुए। ठीक है। किसी भी योगासन की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जाते समय और अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति तक आते समय तनिक भी जल्दबाजी ना करें। आप किसी आसन को कर रहे हैं तो प्रारंभ से अंतिम समय तक जाते समय जल्दबाजी नहीं करनी, और अंतिम समय से अपने प्रारंभिक पोस्चर तक आने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो हमको कोई हानि हो सकती है, कोई नस चढ़ सकती है, कोई इंजरी हो सकती है। तो इसका ध्यान रखना है। योगासन करने के बाद थोड़े समय के लिए शवासन अवश्य करें। योगासन के बाद शवासन करना है रिलैक्सेशन के लिए। इससे शरीर की थकावट बहुत जल्द दूर हो जाती है और शरीर में शक्ति का संचार होता है। तुरंत हमको शक्ति मिलती है ताकि और आसन कर सकें। तो इसलिए हमको क्या करना है, शवासन भी करते रहना बीच बीच में। नेक्स्ट है योगासन करने के बाद यदि थकावट का अनुभव ना हो, शरीर हल्का फुल्का महसूस हो और कार्य शक्ति बढ़ती जाए तो समझें कि योगासन भली भांति और लाभप्रद ढंग से किए जा रहे हैं। ये चीज़ दिख रहे हैं तो समझना कि आप सही से कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट है प्रतियोगिता की भावना अथवा प्रदर्शन के ख्याल से योगासन नहीं करने चाहिए। इस प्रकार मनः स्थिति योगासन के लिए लाभप्रद नहीं होती कि वो इतना फास्ट कर रहा है, इतना जल्दी इतने आसन कर लिए, मैं उससे आगे कर लूँगा, मैं उससे जल्दी कर लूँगा। ऐसी कंपटीशन वाली भावना नहीं रखनी, नहीं तो आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आराम से धीरे धीरे करने का। ठीक है, आगे योगासन करने के पहले, दरमियान या बाद में मलमूत्र का आवेग रोकना नहीं चाहिए। यदि योगासन करने से पहले आपको शौच लगी है या टॉयलेट लगी है तो वो पहले करके आए, या बाद में लग रही है तो रोके ना, करके आए, या बीच में लग रही है तब भी आसन को रोक करके करना है। ओके, आगे योगासन करते समय चित्त शांत होना जरूरी है। योगासन करते समय हमारा चित्त हृदय शांत होना चाहिए। किसी कारणवश लंबे समय तक योगाभ्यास करना बंद कर दिया हो तो पुनः शुरू करते समय धीमी गति से शुरुआत करनी चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। यदि किसी ने बहुत योगा कर लिया है, बहुत संख्या तक योगा का अभ्यास कर लिया है और बीच में छोड़ दिया है, लंबा अंतराल दे दिया है, तो उसे फिर से 0 से स्टार्ट करना चाहिए, धीरे धीरे उस संख्या तक पहुंचना चाहिए। योग अभ्यास करते समय यौगिक क्रियाएं निर्धारित क्रम में करनी आवश्यक है। क्रम के बारे में किसी जानकार व्यक्ति से जानकारी ली जा सकती है। आमतौर पर योगाभ्यास स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए। प्रारंभ में यौगिक शुद्धि क्रियाएं, इसके बाद आसन और फिर मुद्रा तथा प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अंत में जप तथा ध्यान के लिए बैठना चाहिए। आसन और प्राणायाम के क्रम की भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो आपको आसन के बाद में प्राणायाम भी करना है, मेडिटेशन भी करना है, ओम का चैंटिंग भी करना है और शांति
पाठ भी करना है, ये सभी चीज़ें करनी है। योगाभ्यास में श्रद्धा रखनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए पहले यदि सीखना है तो। नंबर 1, ठीक है। योगासनों का वर्गीकरण देख लेते हैं जो हमारा लास्ट है। योगासनों को सरलता से समझने और उनका भली भांति अभ्यास करने के लिए इस पुस्तक में आसनों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया गया है। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें बहुत सारे आसन बताए हैं, तो वर्गीकरण क्या है, फिर हम उन वर्गीकरण के तहत बाद में 1 बाय 1 डेली हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। पहला है बैठकर किए जाने वाले आसन। जो बैठकर किए जाते हैं आसन, उसके अंतर्गत बहुत सारे आसन आते हैं, तो वो हम सीखेंगे। फिर है पीठ के बल किए जाने वाले आसन, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे आसन आते हैं, वो भी हम सीखेंगे। पेट के बल किए जाने वाले आसन, पेट के बल जितने आसन आते होंगे वो सीखेंगे, ताकि हमारा पेट सही रहे, पीठ सही रहे, और बैठकर करने से हमारे पैर इत्यादि सब ठीक रहे। फिर है हाथ के बल किए जाने वाले आसन, हमारे हाथ मजबूत रहे, तो बहुत सारे आसन है हाथ के बल, वो सीखेंगे। फिर घुटनों के बल किए जाने वाले आसन, तो वो भी सीखेंगे, उसके भी अंतर्गत बहुत सारे आते हैं। पैरों के बल किए जाने वाले आसन, उसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं। सिर के बल किए जाने वाले आसन, शीर्षासन इत्यादि, वो भी बहुत सारे आते हैं, तो ये सभी हम सीखेंगे। तो अभी हमारा लास्ट बचा है हमारा जो है वो षट क्रिया, उसको जानने के बाद में फिर हम अपना आसन जो है वो सिखाना चालू कर देंगे। आप समय समय पर आसनों का अभ्यास करते रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आज मैंने बहुत कुछ बताया। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से दोबारा सुनिए, नोट्स बनाइए और प्रयास कीजिए। धन्यवाद।